चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं और जो मुद्दे होते हैं वो मैनिफेस्टो के जरिए पब्लिक तक पहुंचते हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसका चुनावी मैनिफेस्टो, जिसे घोषणा पत्र भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। बाद में सरकार बनने के बाद चाहे फिर वो मैनिफेस्टो पर असर हो, अमल हो या ना हो, मगर पहले मैनिफेस्टो ही एक ऐसी चीज़ होती है जो वोटर को लुभाता है कि इस पार्टी को वोट दे या इस पार्टी को वोट ना दे। इस समय जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी, तीनों पार्टियां अपने मैनिफेस्टो को घोषित कर चुकी हैं। जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में जो चीज़ें निकल कर आई हैं या पीडीपी के मैनिफेस्टो में, वो सीधे सीधे इशारा करती हैं 2019 के पीछे के जम्मू कश्मीर का। यानी कि जहां 370 भी थी, 35A भी थी, पाकिस्तान से बातचीत की भी बात होती थी और अलगाववादियों को भी बीच में रखने की बात होती थी। तो आखिर जम्मू कश्मीर का वोटर क्या वापस जाना चाहता है 2019 के पीछे, या फिर वो नए जम्मू कश्मीर की कामना करता है? वहीं दूसरी ओर अभी तक कांग्रेस और बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं आया है, जो देखना बहुत अहम रहेगा कि जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए दावा करने वाली ये दोनों नेशनल पार्टीज मैनिफेस्टो में क्या लाती हैं। बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार ज्योति पचनंदा। तो ये जानते हैं और समझते हैं कि मैनिफेस्टो कितना अहम है। ज्योति जी, सबसे पहले तो चुनावी मैनिफेस्टो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर आपको लगता है कि हर वोटर तक मैनिफेस्टो के पूरे पॉइंट्स पहुंच पाते हैं, ये लोग पढ़ते हैं? देखिए, पूरे देश में अब जो एजुकेशन का स्तर है, नो डाउट एजुकेशन बहुत बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है। जो मैनिफेस्टो है वो हर इंडिविजुअल तक पहुंचता होगा, ये मैं गारंटी से नहीं कह सकता। लोग वहाँ के जो लोकल चेहरे हैं या लोकल पार्टीज़ हैं उनको देखकर वोट देते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो पार्टियां आपस में एक मैनिफेस्टो को लेकर विवाद करती हैं, वो लोगों तक जरूर बातें पहुंचती हैं उन्हीं बातों को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक अपना मैनिफेस्टो नहीं दिया है, वो शायद सभी के मैनिफेस्टो देखने के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे कि वो यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या वायदे कर रहे हैं। देखो, इस दौड़ में जो मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह का बातें चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हो रहा है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी सीटें फाइनल नहीं की, सीटें फाइनल नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी बातें सुनने में आ रही हैं कि इनका अलायंस है, तो उस अलायंस के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, जो अभी जम्मू से ही जीतती आती है, उनको कश्मीर रीजन से कभी कोई सीट अभी तक नहीं मिली, लेकिन इस बार बातें ये भी चल रही थी कि वो जम्मू के लोग भी उनसे निराश हैं। चेहरे बदलने को लेकर भी उनके बातें चल रही हैं। अभी हालांकि उनकी सीटें भी घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वेट कर रही थी कि कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दे या मैनिफेस्टो जारी कर दे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया, पीडीपी ने कर दिया। तो ये जो दो पार्टियां जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, ये वही 2019 से पीछे की वहीं पे मैं आना चाह रहा हूं कि जो मैनिफेस्टो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इवन अपनी पार्टी का भी है, उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि पब्लिक को एक लॉलीपॉप देना, जिसमें है कि 200 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट फ्री बिजली, एम्प्लॉयमेंट, इतनी नौकरियां। ये चीज़ें तो पब्लिक पहले से भी देखती आ रही है। और मुफ्त बिजली वाला ये कॉन्सेप्ट आपको लगता है जम्मू कश्मीर में चल पाएगा, बिक पाएगा? सर, यहाँ पर ऑलरेडी बिजली बहुत इकोनॉमिकल है। दूसरे राज्यों से देखें तो जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत सस्ती है, लेकिन लॉलीपॉप नहीं देना चाहिए। आप पंजाब में बिजली का स्तर देख लें। मैंने अपने कितने ट्वीट में पंजाब के लोगों की हालत बयां की है। भगवंत मान को मैंने उनको लिखा है कि सिर्फ मुफ्त देने का वायदा नहीं, बिजली दीजिए भी। वहाँ बिजली होती नहीं है लोगों के घरों में। आप बिलीव करते हो, पीक गर्मी में 10-10 घंटे बिजली नहीं होती थी, और कई जगहों पर तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां 2-2 दिन बिजली नहीं आती। आप वादा करते हैं मुफ्त बिजली देने का और बिजली की कटौती बढ़ा देते हैं, तो वो उसमें क्या फायदा? जो पैसा देते हैं, सफर वो करते हैं
कि हम तो पैसा पूरा दे रहे हैं, एक बिल भी ड्यू नहीं है, फिर भी हमें 10 घंटे का। तो ये एक लॉलीपॉप है। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन को मुफ्त राशन भी दिया है, आप देखिए वो भी इनको बहुत नुकसान देने वाला है, क्योंकि लोगों में काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। उनको बैठे बैठाए राशन मिल रहा है। किसी भी देश का स्तर, किसी भी देश की उन्नति या प्रोग्रेस को डाउन करना हो तो वहाँ मुफ्त की चीज़ें बांटनी शुरू कर दो, उनका स्तर अपने आप गिर जाएगा। ये मेरा मानना है। ये दो चीज़ें हैं ज्योति जी, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शायद बीजेपी के नेता या कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के लोग अगर हमारा ये डिस्कशन कार्यक्रम देख रहे होंगे तो वो समझ पाएंगे कि पब्लिक क्या चाहती है। देखिए, पब्लिक को ये भी लग रहा है कि ये तीनों पार्टीज के मैनिफेस्टो में जो लॉलीपॉप है वैसा पॉसिबल नहीं है, मगर दूसरी ओर पब्लिक ये भी चाहती है कि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आए तो बिजली की बात कम से कम उसमें की जाए, क्योंकि स्मार्ट मीटर और उसके बाद बिल जो है 8,000, 10,000, 12,000 वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। तो आपको क्या लगता है बिजली पे? अभी तक किसी भी राज्य में इस मुफ्त वायदे मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्या बिजली की बात बीजेपी अपनी मैनिफेस्टो में करेगी कि कम से कम बिजली की कुछ राहत तो लोगों को चाहिए ना। सर ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत सस्ती है। इस बार बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत कंप्लेंट्स हमारे पास हैं। इसमें चेकिंग होनी चाहिए ना, उन पे ऑडिट होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, वजहें जाननी चाहिए। इंस्टेड कि लोगों पर वो कहें कि आपकी बिजली मुफ्त नहीं होगी, इसका रेट बढ़ेगा। रेट नहीं बढ़ना चाहिए। आप देखिए कश्मीर के जो हालात जिस तरह सुधरे हैं, मिलिटेंसी टोटल बंद है, व्यापार रात को 2-2 बजे तक दुकानें खुल जाती हैं। आप लाल चौक की बात करें तो कश्मीर के लोग खुश हैं कि वहाँ पर अशांति नहीं। लेकिन जो इस मैनिफेस्टो में बातें की जा रही हैं, पाकिस्तान से ट्रेड फिर शुरू अब दूसरा सवाल वही है कि अब आ जाते हैं बाकी पॉइंट्स पे। पाकिस्तान के साथ बातचीत, 370 का वापसी, 35A की वापसी, अलगाववादियों से बातचीत। तो ये 2019 के पीछे जम्मू कश्मीर को ले जाने की बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि कश्मीरी भी खुश नजर आ रहे हैं? सर ये इनको अभी भी लग रहा है कि हम इस तरह की बातें करके वहाँ की जनता को लुभा लेंगे, लेकिन अब जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है। जितना मैं लोगों में घूमा हूँ, देखा हूँ, लोग वहाँ कहते हैं कि 1 साल पूरा कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, कोई हमने छुट्टी नहीं मारी, हमने 24 घंटे और 365 दिन व्यापार किया है। तो जिसका व्यापार चल रहा हो, जिसको पैसे आ रहे हों, वो क्यों कहेगा कि पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया जाए? क्यों कहेगा? लोकसभा चुनावों के दौरान कश्मीर में थे, आपकी मैंने कुछ रिपोर्ट्स कश्मीर से देखी। आप करीबन 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी कश्मीर होके आए हैं। आपको क्या लगता है कश्मीरी जो वोटर है वो इन मैनिफेस्टोज में दोबारा फंस जाएगा, या वाकई में वो समझेगा कि ये सिर्फ उनको कश्मीरियों को वापस एक फंसाने की चाल? सर अगर कश्मीरी इनसे खुश होता तो उमर अब्दुल्ला क्यों हारते? सीधी सी बात है, महबूबा मुफ्ती क्यों हारती? वो इन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाले नहीं हैं। उनको खुशहाली चाहिए। हाँ, उनके फ्यूचर का कुछ सोचें। इनके वहाँ पर जो टेररिज्म से जिनको लॉस हुआ है उनकी तरह सोचें, ना कि ये सोचें कि जिनके टेररिस्ट से संबंध थे उनको हम फिर से बहाल करेंगे, फिर से पाकिस्तान से ट्रेड शुरू करेंगे और नए रास्ते भी खोलेंगे ताकि पाकिस्तान को वहाँ से अपने हथियार स्मगल करने का, ड्रग्स स्मगल करने का और रास्ते मिलें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ना लोग वहाँ चाहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई, और इन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को सपोर्ट करें और नए तरीके सोचें कि वहाँ के अवाम को डेवलपमेंट के नए रास्ते, विकास के नए रास्ते सुझाने चाहिए। वहाँ की एजुकेशन स्तर बढ़ाना चाहिए, रोजगार मुहैया कराना। जरूरी नहीं हर व्यक्ति को नौकरी देनी है। ये हर व्यक्ति जो भी पॉलिटिशियन होता है वो यही कहता है कि हम रोजगार मुहैया करवाएंगे। रोजगार के बहुत साधन है, व्यापार बढ़ाइए। टूरिज्म कश्मीर में कितना, इस बार रिकॉर्ड टूरिज्म दर्ज किया गया है वहां पर कश्मीर में, तो क्या वहां के साधन नहीं और बढ़ाए जा सकते? आपके हिसाब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से, खास तौर पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके मैनिफेस्टो से कश्मीर की जनता इस बार नहीं फंसेगी और वो अपना दिल बदल कर वोट करेगी, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? सर देखिए, इनके शुरू से जो काम है ना, ये इनको लगता है कि हम रीजनल लेवल पर इनको एलोर कर लेंगे, इनको हम अपनी तरफ खींच लेंगे। अब देखिए, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना मुद्दा चल रहा है कि हमने जो शंकराचार्य पर्वत है उनको हमने नाम बदलना है, तख्ते सुलेमान करना है, तो क्या मैं पूछता हूं, जैसे अमित शाह जी परसों पूछ रहे थे कि क्या राहुल गांधी इस चीज़ के लिए समर्थक है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बैठे बैठे बीजेपी को एक बड़ा
मुद्दा हाथ में लग जाएगा कि ये फिर से 19 से पहले लेना चाहते हैं, और 19 से पहले का हालत जो था वो पूरा वर्ल्ड जानता है कि कश्मीर के क्या हालत। ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को हराना है वाकई में कश्मीर में, और कश्मीर की जनता को अपनी तरफ करना है, तो अपने कमल निशान पर कैंडिडेट कश्मीर में उतारने होंगे? सर ये भी अभी डर रहे हैं, इन्होंने वहाँ के रीजनल लोगों को पीछे से सपोर्ट बड़ा किया है, लेकिन कमल निशान पर कश्मीरी पंडित कैंडिडेट्स को क्यों नहीं उतार रहे, जबकि लड़ने के लिए तैयार हैं कश्मीरी पंडित भाई? लड़ने के लिए तैयार हैं, पर ये तो इन्हीं की पॉलिसी है ना, ये क्यों नहीं उतारना चाह रहे हैं? शायद जो 2014 के बाद के 2 बार चुनाव हुए हैं, 3 बार चुनाव हो चुके हैं, और उनमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सफलता नहीं मिली है, इवन एक सीट भी नहीं निकाल पाए। शायद वही खौफ है कि इनको अब हार वर्ड शायद पसंद नहीं है कि हम वहाँ से हार गए, इसीलिए ये हार वर्ड किसी को भी पसंद नहीं होता, मगर जीतने के लिए लड़ना तो जरूरी है। सर ग्राउंड तो बनानी पड़ेगी ना। आप वाजपेयी का वो डायलॉग याद करिए, वो भाषण सुनिए जब संसद में वो कह रहे थे हम सिर्फ 4 या 5 लोग हैं, लेकिन एक समय आएगा जब कांग्रेस खत्म होगी। ये कोशिश थी, वो कोशिश आज देखो हर देश के कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एज ए जर्नलिस्ट आप जितना भी कश्मीर घूमे हैं, कश्मीर को समझते हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी का मैनिफेस्टो शायद 2-4 दिनों में आ जाए, उस मैनिफेस्टो में आप क्या मानकर चल रहे हैं, बीजेपी किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेगी? वो ज़्यादातर देखो वो जो 19 के बाद के हालात हैं, कि जैसे पहले महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर 370 के साथ छेड़छाड़ की गई तो यहाँ झंडे को कंधा देने वाला भी नहीं बचेगा, तो क्या ऐसा हुआ? तो ये उन्हीं चीज़ों को मेरे ख्याल में लोगों को दिखाएंगे कि हमारे टेन्योर में, हमारे एफर्ट्स में क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इन्होंने इस चुनाव में देश को नहीं अट्रैक्ट करना है, उन्होंने जम्मू कश्मीर को ही अट्रैक्ट करना है, और ये भी देखना है कि 370 हटने के बाद जम्मू भारतीय जनता पार्टी को हमेशा जिताता रहा है, क्या उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के अवाम के लिए कुछ किया? जम्मू के लोग खासे नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से कि एक टोल तक तो आप हटा नहीं पाए उनकी डिमांड पर, कितनी देर स्ट्राइक रही, और फिर भी आप जो भी बेनिफिट देते हो आप कश्मीर में जाकर देते हो। तो ये नाराज़गियाँ हैं उनमें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के पास विकल्प है नहीं। जब वहाँ पर आप एक जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाओगे तो भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प रह जाता है जम्मू के लोगों के लिए। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इनके लिए कुछ सोचता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इनके लिए सोचे तो जम्मू के लोग कम से कम 25 से 28 सीटें तो इनको आराम से एक जगह से मिल ही सकती हैं। चलिए सीटों की बात बाद में करते हैं, पहले मैनिफेस्टो देखेंगे। तो बीजेपी के बड़े नेता और होम मिनिस्टर अमित शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अब यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस बार का बीजेपी मैनिफेस्टो क्या होगा। उसमें वाकई में कुछ नए रास्ते, नए विकास की एक राह होगी, या फिर वही गुडी गुडी वादे होंगे जो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से किए जाते रहे हैं। मगर हर एक वोटर से हमारा यह आह्वान है कि वोट जरूर करें, और वोट करने से पहले एक बार अपनी पसंदीदा पार्टी का मैनिफेस्टो भी पढ़ें, ताकि आप सरकार बनने के बाद उन्हीं नेताओं, उन्हीं मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर पाएं या सवाल पूछ पाएं कि आखिर मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए। ज़रूर पूछिए, क्योंकि पूछना आपका अधिकार है, आप वोट करते हैं, और अगर आप नहीं पूछेंगे हम तो पूछेंगे ही। तो मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह और मुझे इजाज़त दीजिए, मगर ऐसे कार्यक्रम हम आपको इलेक्शन के दौरान दिखाते रहेंगे ताकि सोच समझ भी बढ़ती रहे और हम थोड़े सतर्क भी रहें। बहुत धन्यवाद।